वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर लूँ कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे हमारे चैनल में से। चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग देखेंगे वन शॉट क्लास फॉर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर इतना लेट क्यों हो चुका है, बीच में गैप क्यों था? क्योंकि हम लोग कंपनी लॉ का जो है केस स्टडी क्लासेस कर रहे थे, इसलिए तो आज जो है फिर से हम लोग दोबारा जो है कंटिन्यू करेंगे विद JIGL। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग पूरा कंप्लीट करवा देंगे JIGL को, टेंशन नहीं लेना है। और ये जो नोट्स वगैरह जो है, जो भी मार्किंग वगैरह करवाऊंगा मैं, वो सारा जो अवेलेबल करवा दूंगा मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले फटाफट, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले भाई मेरे ध्यान से, ठीक है? फटाफट ज्वाइन कर ले एंड सो दैट आपको सारा नोट्स मिल जाए। ओके, नाउ वन मोर थिंग, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 चैप्टर 15 ये है क्या? समझते रजिस्ट्रेशन एक्ट है क्या, क्यों चाहिए होगा रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट नॉर्मली जो है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग 5 मार्क का क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो इस चैप्टर में से, तो इसका वेटेज मैं 5 ही रख रहा हूँ। लेकिन ईजी है, छोटा है चैप्टर लेकिन स्कोरिंग है, मतलब 5 मार्क आपके हाथ में ही है। समझ में आ रहा है? आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 चैप्टर 15। देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज़ है, उसको रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना पड़ता है? सो दैट वो लीगली आपका हो जाए, आप शादी करना चाहते हो आपके गर्लफ्रेंड को, आप चाहते हो कि लीगली वो आपका हो जाए। कैसे करना है? हाँ जी, आपको साइन करना होगा ना। हाँ जी, मैरिज रजिस्टर पे आपको साइन करना होगा कि हाँ जी मैं उसका हस्बैंड, वो मेरी वाइफ है ना। तो ये चीज़ तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ये सारा चीज़ों के लिए, है ना। तो ये तो मैंने मतलब ये मैंने मजाक के तौर पे मैंने आपको समझाया, लेकिन हर एक चीज़ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है, मैं ये आपको बता दूँ सो दैट आप उसको क्लेम कर पाए कि हाँ ये मेरी है। कोई प्रॉपर्टी है आपने खरीदा है, वो क्लेम करना है ना कि वो आपकी है, तो रजिस्टर करो यार। कैसे पता लगेगा कि आपकी है कि किसी और की है ना? समझ में आ रहा है चीज़ें? तो ये है बात, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी रजिस्ट्रेशन। जब तक कि ना आप कोई भी चीज़ को, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर ना कर दो, वो लीगली आपका नहीं होता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, और वो लीगली आप क्लेम नहीं कर सकते। पकड़ लो कोई डिस्प्यूट होगी आपके प्रॉपर्टी को लेकर, आप लीगली क्लेम ही नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर्टी आपके नाम में है ही नहीं, आपने रजिस्टर करवाया ही नहीं। आपने पैसा तो दे दिया बंदे को, परचेज तो कर लिया आपने, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्री जो है वो करवाया नहीं आपने आपके नाम पे, तो कैसे हो जाएगा वो आपका, है ना? तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, चाहे शादी में या फिर आपके निजी प्रॉपर्टीज़ या फिर बिजनेस एंड एवरीथिंग, हर जगह पे रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन किन प्रकार के होते हैं। रजिस्ट्रेशन नॉर्मली 2 ही प्रकार का होता है। पहला प्रकार है आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स whose registration are number A compulsory, number 2 ऑप्शनल। ये 2 ही प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है, 2 ही प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक तो डॉक्यूमेंट्स वो जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, एक तो डॉक्यूमेंट्स वो जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। अगर आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट्स हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। मैंने स्टार मार्क बनाया तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा, इस बात का ध्यान रहे। ओके, बताओ सर। सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी? है सर इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि आपका दुकान, आपका हो जाए घर, ठीक है, जमीन, ये सारा चीज जो कि इमूवेबल है, चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, ठीक है, इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? वो सारा इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर, तो ये घर बार, ये सारा चीज़ समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
फिर आता है आपका नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बताइए? नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो कि फ्री नहीं है, ठीक है, जो कि फ्री नहीं है, विच इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन, सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन। क्या है नॉन टेस्टामेंटरी, सॉरी क्या है नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट्स? मतलब जो कि नॉट फ्री, विच आर नॉट फ्री, ठीक है, विच आर नॉट फ्री इन्वॉल्विंग कॉन्सिडरेशन, इन्वॉल्विंग कॉन्सिडरेशन। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हो सर, समझ में आ चुका है। देखो फिर आगे, विच acknowledges the receipt or payment of any other consideration on account of the creation के लिए, declaration के लिए, assignment के लिए, limitation के लिए, extension के लिए of any such title or interest। ठीक है, जो फ्री में आपको नहीं मिला है, जिसमें कुछ कॉन्सिडरेशन था, ठीक है, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट्स विच acknowledges the receipt or payment of any consideration, acknowledges the receipt, आपने रिसीव किया, पेमेंट हुआ है, एनी कॉन्सिडरेशन बताओ, एनी अदर कॉन्सिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन, क्रिएट हुआ है कुछ, डिक्लेरेशन हुआ है, क्रिएट हुआ है, मतलब आपके नाम पे कोई कुछ चीज़ें क्रिएट हुए हैं, डिक्लेरेशन हुआ है, आपको डिक्लेयर किया जाता है ये चीज़ आपका है, असाइन किया गया है, लिमिटेशन किया गया, फिर एक्सटेंशन, ये आपका था, ये अब आपका नहीं है, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ एनी सच टाइटल और इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? ये घर का मालिक आप था लेकिन अभी नहीं हो, समझ में आ रहा है ना, एक्सटेंशन। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है आपको जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो हम लोग देख लेंगे। एक्सेप्शंस ये है सेक्शन 17(1), ठीक है, अब उसका ही एक्सेप्शन है 17(1) का। 17(1) का एक्सेप्शन ये है, डॉक्यूमेंट्स उस रजिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल। ये है वो डॉक्यूमेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल है। डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स उस रजिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला जितना मार्क करवाऊंगा वो फटाफट, फास्ट ट्रैक है, फटाफट करेंगे। सबसे पहले क्या है बताओ, फटाफट बता दो। हाँ जी, एनी कॉम्पोजिशन डीड, एनी कॉम्पोजिशन डीड। और कॉम्पोजिशन डीड क्या है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर इन विच क्रेडिटर रिलिंक्विशेस हिज क्लेम। समझ में आ रहा है? एनी कॉम्पोजिशन डीड, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। अब लिख लो यहाँ पे फटाफट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। एनी कॉम्पोजिशन डीड, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर in which creditor, लिखो, in which creditor relinquishes, gives up, ठीक है, his claims। ठीक है, समझ में आ रहा है? It is a contract between debtor and creditor in which creditor relinquishes his claim। समझ में आ रहा है? क्रेडिटर कह रहा है कि ठीक है, नहीं चाहिए, अपना नहीं चाहिए, जो भी क्लेम था मेरा मैं वो रिलिंक्विश कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है? रिलिंक्विश का स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं आप फिर से बता दूँ, RELINQUISH, सिंपल है। और मतलब समझ में आ रहा है ना, क्रेडिटर कह रहा है कि मैं सीज कर रहा हूँ, मेरा जितना भी क्लेम है वो मैं सीज कर रहा हूँ, मुझको नहीं चाहिए वो क्लेम। समझ में आ रहा है? ये कॉम्पोजिशन डीड। उसके बाद बताओ एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स। यार शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हो आप, एवरी मोमेंट परचेज एंड सेल होता है, एवरी सेकेंड परचेज एंड सेल होता है, एवरी सेकेंड। बताओ ये चीज़, एवरी सेकेंड जो सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, ये रजिस्ट्रेशन करवाना पॉसिबल है इसका? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन करवाना पॉसिबल है? मैंने अभी खरीदा, 5 मिनट बाद बेच दिया, फिर मैं क्या रजिस्टर के ऑफिस दौड़ूँ 5 मिनट के अंदर?
तो ये वाला चीज़, ठीक है। शेयर, डिबेंचर, ठीक है, जितना मार्क करवा रहा हूँ, डिबेंचर इशूड। फिर आपको लिखना है ट्रांसफ़र ऑफ एनी डिबेंचर, अगर डिबेंचर को ट्रांसफ़र कर रहे हो तब भी, ठीक है। फिर ये करो डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट ने जो भी डिक्री एंड ऑर्डर पास किया है उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर एनी ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही ग्रांट किया आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कैसे सर, गवर्नमेंट क्यों ग्रांट करता है? फॉर एग्जांपल यार, गवर्नमेंट को एक जो है हाईवे बनाना है और आपका घर जो है वो हाईवे के नीचे आ रहा है, तो गवर्नमेंट आपको ऑफर करेगा, क्या ऑफर करेगा? घर को तोड़ दो, कहीं और पे लेकर जाओ, मैं पैसा दूंगा, समझ में आ रहा है? तो आपको एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट दे रहा है आपको। अगर गवर्नमेंट आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ चुका है? हाँ जी, इतना याद रखो, काफ़ी है। ये भी याद रख सकते हो, एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, इतना याद रखो, काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स हु ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल। अब ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है भाई मेरे, ऑप्शनल है, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तब भी कोई दिक्कत। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसका कीमत 100 रुपये से कम है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका कीमत 100 रुपये से कम है वो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना एकदम ऑप्शनल है, ठीक है। अच्छा, फिर ये सेम चीज़ है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट acknowledging the receipt or payment of any consideration on account of creation, declaration, assignment, limitation, extension of any such title or interest, ठीक है। उसके बाद आएगा लीज, ठीक है, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब 1 ईयर से कम का लीज आपने ले रखा है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ चुका है? लास्ट में याद रख लेना विल्स, बस वसीहत, ठीक है। ये सारे हैं जिसका ऑप्शनल है। ओके सर, सिर्फ यही पढ़ के चले जाए एग्जामिनेशन में? बस यही पढ़ के जाना है और कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखेंगे हम लोग टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन, कितने टाइम के अंदर अंदर प्रेजेंट करना है, अच्छे से देखना है इस चीज को, ठीक है। टाइम लिमिट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। पहले कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि एग्जीक्यूट हुआ हो इंडिया के अंदर, तो उसको कब प्रेजेंट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए सर? अ डॉक्यूमेंट अदर देन विल मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 4 months ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। कितना? 4 months, 4 months, ठीक है। फिर देखो, इन केस ऑफ अर्जेंट नेसेसिटी, इन केस ऑफ अर्जेंट नेसेसिटी एक्सेट्रा, द पीरियड इज 8 months बट हायर फीस हैज़ टू बी पेड। मतलब क्या हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इसको 4 month को? मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या इसको एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ, आपको 8 महीने मिल जाएगा, 8 महीने, मतलब एक्सटेंशन बाई मोर 4 months, इसका 4 + 4 8, समझ में आ रहा है ना। अब इसके लिए आपको हायर फीस पे करना होगा, हायर फीस, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसको आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, करो। कितने दिन के अंदर? 4 महीने के अंदर। 4 महीने के अंदर नहीं किया सर, क्या करेंगे हम? 4 महीने के अंदर अगर आपने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन तो एक बात का ध्यान रखें, आपको और 4 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, टोटल 8 महीने मिलेगा, लेकिन उसके लिए हायर फीस पे करना होगा, ठीक है। और कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि इंडिया के आउटसाइड एग्जीक्यूट हुआ हो, इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट किया हो, लेकिन वो जो एग्जीक्यूशन है दैट एग्जीक्यूशन रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया के अंदर कोई प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग आपने कोई भी एग्जीक्यूशन जो है, डॉक्यूमेंट्स, उसका एग्जीक्यूशन जो है बाहर किया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाना है? बाहर पे, इंडिया में, क्योंकि प्रॉपर्टी तो इंडिया में है ना, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो कि एग्जीक्यूट हुआ हो इंडिया के बाहर, उसको इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना, क्योंकि डॉक्यूमेंट रिलेट्स टू अ प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो कैसे करना है सर? कब करना है, मतलब कैसे नहीं, कब करना है? इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 4 months आफ्टर अराइवल इन इंडिया, मतलब इंडिया में जब आप आ चुके हो, तब डॉक्यूमेंट जो है बाहर एग्जीक्यूट हुआ है, बाहर आप गए फॉरेन में, वहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, डॉक्यूमेंट को लेकर आप इंडिया में आ चुके हो, उसके 4 महीने के अंदर अंदर, 4 months के अंदर अंदर, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारा, लेकिन करवा दूंगा मैं। देखो, अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट, इफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट सफिशिएंटली स्टैम्प्ड इट रिप्रेजेंटेशन स्टिल गुड प्रेजेंटेशन थ्रू पेनल्टी अंडर द स्टैम्प एक्ट। मतलब आपने स्टैम्प नहीं मारा है, रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपने स्टैम्प नहीं है, तो स्टैम्प अगर नहीं है वो फिर भी गुड है,
उसको आप फिर भी रजिस्टर करवा सकते हो, लेकिन आपको पेनल्टी पे करना होगा, ठीक है, पेनल्टी पे करना होगा। री रजिस्ट्रेशन हो सकता है, हाँ, provides for re-registration of certain documents. This section mainly intended to deal with the situation where the original presentation was by a person not duly authorized. ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा होना चाहिए। अगर ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा नहीं हो रहा है तो री रजिस्ट्रेशन करवाओ। पॉसिबल है, हाँ, ठीक है। चलो, केस कौन सा था? लंबू प्रसाद वर्सेस मोहम्मद आफ्ताब अली खान, ठीक है। अच्छा, सेवरल एग्जीक्यूएंट्स, बहुत सारे लोग मिलके एक एग्जीक्यूशन हो रहा है डॉक्यूमेंट का, तब क्या करें सर? देखो, कह रहा है कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन्स एट डिफरेंट टाइम्स मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड री रजिस्ट्रेशन विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन। समझ में आ रहा है? 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन, ठीक है। बहुत सारे लोग मिलके एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक चीज़ को, एक डॉक्यूमेंट को, तो 4 month, 4 महीने के अंदर अंदर जब भी एग्जीक्यूशन हो रहा है, बहुत सारे लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं अलग अलग दिनों में, तो उनके 4 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। बस इसका ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारा चीज़, ठीक है। ये तो मैंने करवा दिया है विद इन 4 months। फिर है देखो, प्रेजेंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, कैसे प्रेजेंट करना है? द पर्सन हु कैन प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन एट द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वो कौन से लोग हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए आ सकते हैं? वो प्रॉपर इंसान कौन है? सम पर्सन एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर द सेम, और इन द केस ऑफ कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर, क्लेमिंग अंडर द डिक्री और ऑर्डर, ठीक है। जो एग्जीक्यूट कर रहा है बंदा वो, या फिर जो क्लेम कर रहा है कि हाँ ये मेरा ही प्रॉपर्टी है, ये मेरा ही चीज़ है, ये मेरा ही डॉक्यूमेंट है, तो वो, ठीक है, समझ में आ रहा है, वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इन केस आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है इन केस ऑफ कोई भी किसी प्रकार का कोर्ट का डिसीजन, जो कि है डिक्री और ऑर्डर हो सकता है, तो आप उसके द्वारा भी जो है जा सकते हो कि कोर्ट ने मेरे को डायरेक्शन दिया है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, मैं आया हूँ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, मैं प्रॉपर इंसान हूँ, ठीक है। प्रॉपर इंसान इन सेंस की लीगल इंसान हूँ, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी ऑफ सच पर्सन, मैंने किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है, वो बंदा, मैंने असाइन किया किसी पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, वो बंदा। एजेंट ऑफ सच पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव और असाइन ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्जीक्यूटेड एंड ऑथेंटिकेटेड इन मैनर हियर एंड देयर आफ्टर मेंशन्ड, मतलब सेम ही है। ऊपर में जो है असाइन किया है किसी पर्सन को, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा है किसी पर्सन को वो, और यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड ऐड कर लेना है, एजेंट ऑफ सच पर्सन। एजेंट भी आ जाता है यहाँ पे, मैंने किसी एजेंट को हायर किया है कि तू जा एग्जीक्यूट कर डॉक्यूमेंट को। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, आप ये सिंपली ये आप दिमाग में ये रख सकते हो कि वो लीगल नहीं होगा, वो आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कोर्ट में, ये सारा चीज़ जो है आप एज एन एविडेंस प्रूव नहीं कर सकते। देखो क्या है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्राइज देयर इन, इमूवेबल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपका, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं आपने। पावर जो है आपको, जो आपको पावर मिलना था वो मिलेगा नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने मतलब देखो एक प्रॉपर्टी आपने खरीदा है, ठीक है, आपका पास पावर है इस प्रॉपर्टी को कंप्लीटली यूटिलाइज करने के लिए, लेकिन आप कर नहीं सकते क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं करवाया आपके नाम पे। बी रिसीव्ड एज एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सच प्रॉपर्टी और कन्फरिंग सच अनलेस इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, ठीक है। आप एज एन एविडेंस उसको प्रूव ही नहीं कर सकते, प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। कोर्ट बोल रहा है कि आप कोर्ट को बोल रहे हो ये मेरा प्रॉपर्टी है, कोर्ट बोल रहा है एविडेंस दिखाओ, मेरे पास एविडेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स दिखाओ कम से कम, मेरे पास रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप एज एन एविडेंस प्रोवाइड भी नहीं कर सकते कि यार ये मेरा प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है ना? ओके, ये बकवास है, ये आप एक बार रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोसीजर ऑन एडमिशन और रजिस्ट्रेशन, साइन वगैरह। ओके, रिफ्यूजल टू रजिस्टर बाय दी सब रजिस्ट्रार, ये कब है? देखो, रिफ्यूजल अगर हो रहा है तो क्या, अपील वगैरह है, यही है और कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। देखो, every sub registrar refusing to register a document except on the grounds that the property to which it relates is not situated within his sub district shall make an order of refusal and record his reason for such order in book number 2
and endorse the word registration refused on the document, and on application made by any person executing or claiming under the document shall without payment and unnecessary delay give him a copy of reason so recorded। देखो आप गए रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, सब रजिस्ट्रार के पास कि भैया मेरा प्रॉपर्टी जो है इसका रजिस्ट्रेशन करवा लो, बोले कि नहीं करवाएंगे, नो, डिनाइड। तो डिनाइड हो तो क्या होगा, डिनाइड हो तो क्या होगा, वो क्या करेगा सब रजिस्ट्रार, वो रीज़न बताएगा, रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि क्यों उसने डिनाई किया है, ठीक है, और ये रीज़न रिकॉर्ड करेगा बुक नंबर 2 में, बुक नंबर 2 में, ये ऐसा ही है नंबर, बुक नंबर 2 में, ठीक है, रिकॉर्ड करके रख देगा और इसका कॉपी जो है आपको दे देगा कि भैया ये लो कॉपी मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया, और वहाँ पे लिख देगा बुक नंबर 2 में रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड, इस प्रकार से लिख देगा, ठीक है। फिर देखो, नो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शेल एक्सेप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सो एंडोर्स अनलेस एंड अनटिल अंडर द प्रोविजंस हियरिन कंटेन द डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टेड टू बी रजिस्टर्ड। मतलब क्या, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए लीगली नहीं है उसको अगर लेकर जा रहे हो आप रजिस्टर करवाने के लिए तो वो रजिस्टर नहीं करेगा, सिंपल बात यही है, ठीक है ना। प्रोविजंस अनटिल एंड अनलेस अंडर द प्रोविजंस हियरिन, मतलब प्रोविजंस अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट में है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो करो, अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट में नहीं लिखा है तो क्यों करें हम, समझ में आ रहा है ये। अच्छा, अपील टू रजिस्ट्रार अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 क्या कहते हैं, an appeal shall lie against an order of sub registrar refusing to admit a document to registration, ठीक है, to the registrar to whom such sub registrar is subordinate, ठीक है। तो सब रजिस्ट्रार के पास आप गए रजिस्ट्रेशन के लिए, उसने मना कर दिया तो आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे कि भैया मेरा डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। फिर टू सच रजिस्टर विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर। सिंपल बात ये है कि आप गए सब रजिस्ट्रार के पास, उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो 30 दिन के अंदर अंदर आप चले गए रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, जिसके अंडर में ये सब रजिस्ट्रार है उसके पास गए। ऐसा नहीं कि दिल्ली का सब रजिस्ट्रार था आप कलकत्ता के सब रजिस्ट्रार के पास चले गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओके, फिर देखो, अच्छा ओके, फिर क्या करेगा रजिस्ट्रार, डायरेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर बोलेगा, रजिस्ट्रार बोलेगा सब रजिस्टर को फटाफट जाके रजिस्टर करवा, ठीक है। मेकिंग आफ्टर मेकिंग सच ऑर्डर सब रजिस्टर शेल ओबे द सेम, ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। फिर और यहाँ पे चोचले हैं थोड़े, ये समझा देता हूँ मैं आपको। देखो, रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन इज डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब रजिस्ट्रार कह रहा है आपने तो एग्जीक्यूट ही नहीं किया इस डॉक्यूमेंट को तो मैं रजिस्टर कैसे करूँ, आपने विदाउट एनी मतलब एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ इस डॉक्यूमेंट का तो कैसे रजिस्ट्रेशन करवा ले, कैसे रजिस्ट्रेशन करवा ले इस डॉक्यूमेंट का, है ना, बात तो यही है। तो अगर ऐसा है रजिस्ट्रार कह रहा है कि आपने एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करवा ले, तो अब एप्लीकेशन, अब अपील नहीं करोगे, आपने अपील नहीं करना है, आपको एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन देना है रजिस्ट्रार को, सेम रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देना है, रजिस्ट्रार फिर छानबीन करेगा डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं सच्ची में, रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ जो है वो सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं, ये। फिर रजिस्ट्रार को अगर लगे कि सब कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुआ है तो वो ऑर्डर दे देगा कि भैया डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करो, ठीक है। अच्छा, फिर है सूट, फिर है यहाँ पे सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ने मना कर दिया, बोला कि सब कुछ सही तो है लेकिन मैं नहीं करूँगा, मेरा मर्जी, मेरा मर्जी, ऐसा करके बोल दिया रजिस्ट्रार ने। तो आप क्या करोगे, रजिस्ट्रार refuses to order the document to be registered, any person claiming under such document or his representative, assign or agent may within 30 days after the making of such institute the civil court। रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के पास गए आप, मना कर दिया, आपने अपील किया रजिस्ट्रार को, मना कर दिया, फिर आप जाओगे सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट, ठीक है। ये 30 दिन का गैप रहेगा, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपको करना है जो भी करना है, मतलब सब रजिस्ट्रार ने मना कर दिया, आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे 30 दिन के अंदर अंदर, रजिस्ट्रार ने मना कर दिया आप जाओगे सिविल कोर्ट में 30 दिन के अंदर अंदर। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, ओके, ठीक है। फिर जैसे ही कोई भी डिक्री डायरेक्ट करता है, डिक्री मतलब आपके फेवर में हुआ है तो रजिस्टर कर देगा
ठीक है, रजिस्टर्ड सच ऑफिस इज ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज आफ्टर पासिंग ऑफ सच डिग्री। डिग्री लेकर चले जाओगे आप रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के अंदर अंदर, बोलोगे भैया देखो कोर्ट ने डिग्री जो है वो दिया है मेरे को, आप रजिस्टर करो मेरा डॉक्यूमेंट। समझ में आ चुका है। तो सिविल कोर्ट ने डिग्री आपको सुनाया, डिग्री सुनाने के 30 दिन के अंदर अंदर आप चले जाओगे फिर से रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार के पास जाकर क्या बोलोगे, भैया देखो ये डिग्री है मेरा, कर लो रजिस्ट्रेशन। कितना झमेला है भाई, इतना पैसा दे के हम लोग खरीदते कोई भी प्रॉपर्टी, फिर रजिस्ट्रेशन पे ये सारे चोचले, है ना। पता नहीं यार इंडिया कब सुधरेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा ज़्यादा कुछ चोचला होता नहीं है, कई कभार होता भी है, मतलब घूस वगैरह ये तो खाते ही है लोग। अच्छा जो भी है, अब बात ऐसा है कि आप अगर अग्रीव्ड हो तो आपको करना क्या है वो भी तो आपको पता होना होगा ना। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बना के रखा है। एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के फेवर में कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट है, उसको रजिस्ट्रेशन का तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर दे के रखे हैं, एक बार कर लेंगे हम लोग। डॉक्यूमेंट्स इशूड रिसीव्ड और अटेस्टेड बाय एनी ऑफिसर एंगेज इन मेकिंग सेटलमेंट और रिविजन ऑफ सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लैंड रेवेन्यू, इस बात का ध्यान रखना है। फिर डॉक्यूमेंट्स एंड मैप्स इशूड रिसीव्ड और ऑथेंटिकेटेड बाय एनी ऑफिसर एंगेज इन बिहेवियर बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इन मेकिंग और रिवाइजिंग द सर्वे ऑफ एनी लैंड। ठीक है, विच फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सच सर्वे। मतलब वही मैप्स, ठीक है, मैप्स इशू करना, ये मैप्स वगैरह बनाना, इसका रजिस्ट्रेशन का दरकार नहीं होता है। कोई भी जगह है, एरिया है, इसका मैप बनता है, आपको पता ही होगा मैप्स बनते हैं, है ना, कि इसका मैप ये है, उसका मैप, उसका रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स विच अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स आर फाइल्ड पीरियोडिकली इन एनी रेवेन्यू ऑफिस। ठीक है, बाय पटवारीज और अदर ऑफिसर्स चार्ज्ड विद प्रिपरेशन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स। तो मतलब जिस डॉक्यूमेंट्स का जो है आपको बार बार पीरियोडिकली जो है फाइल करना पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है। सनद्स, इनाम, टाइटल डीड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स purporting to be an evidence grant or assignment by government of land, इन सब में भी आपको रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने आपको दिया है लैंड, ज़मीन, तो इसका रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को ने आपको दिया है, इसका तो डिटेल्स रहेगा आपके पास, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके पास। गवर्नमेंट ने अगर आपको दे रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ऑलरेडी ये रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, तो सनद, ये सारे जो टर्म्स है ना, सनद, इनाम, ये सारा क्या है, ये इंडियन गवर्नमेंट जो आपके ऊपर राइट दे देते हैं, ठीक है, वारंट देते हैं, डिप्लोमा, पेटेंट, डीड, ये सारा चीज़। तो ठीक, गवर्नमेंट अगर आपको ग्रांट कर रहे हैं कोई भी किसी प्रकार का, याद रखना जो है लैंड, तो उसका रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखो, फिर ये छोड़ दो, ये इसका ज़रूरत नहीं है नॉर्मली। नोटिस गिवन अंडर सेक्शन 74 और 76 बाय द बॉम्बे लैंड रेवेन्यू रिलिंक्विशिंग ऑफ ऑक्यूपेंसी बाय ऑक्यूपेंट्स ऑफ लैंड बाय होल्डर्स ऑफ सच लैंड। ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है। ये तीन ये 1 2 3 4 आपको याद रखना है अच्छे से। 1 2 3 4, इसको याद रख लेना। एग्जामिनेशन में पूछेगा नहीं, मैं फिर से बता दूं, एग्जामिनेशन में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेना है। मैं करवाते करवाते एक चीज़ आपको करवाना चाहता हूँ, वो कि कौन सा चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आएगा इस चैप्टर में से, मैं वो एक बार आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं एक बार रेड पेन से जो है मार्क करवा दूंगा, 3 स्टार दे दूंगा, उसको कर लेना है आपको अच्छे से। ठीक है, ये 1 2 3 जो कि आएगा एग्जामिनेशन में, ये हो जाएगा आपका 1 2 3, फिर यह आ जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है, फिर आ जाएगा ये आपका 1 2 3, फिर आपको आ जाएगा आपका ये, एक बार कर सकते हो ये 1 2 3, फिर ये सारा चीज़ जो मैंने करवाया आपको 1 2 3, फिर ये 1 2 3। बस इतना ही है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है नॉर्मली, लेकिन आपको पूरा कर लेना है। मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया।
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना। डॉक्यूमेंट को मैं शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।